बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ फॉन कॉलिकर। यहाँ जो VON लिखा है इसको पढ़ते हैं फॉन, वॉन नहीं पढ़ते। लफ्ज साइटोप्लाज्म रुडोल्फ फॉन कॉलिकर ने 1868 में बताया था। किसके लिए बताया था? इसने कहा था सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो बीच में चीज भरी होती है सेल में, उसके लिए। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज भरी होती है उसके लिए। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि कुछ सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं साइटोजेल, एक को कहते हैं साइटोसोल। देखिए साइटोजेल जो है ये विस्कस होती है। विस्कस मतलब थिक होती है, स्टिकी होती है। और साइटोसोल ये बहुत कम विस्कस होती है, थोड़ी वाटरी होती है। साइटोजेल का पहले नाम था एक्टोप्लाज्म और साइटोसोल का था एंडोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ वाला साइटोप्लाज्म का हिस्सा साइटोजेल कहलाता है और अंदर वाला सारा होता है साइटोसोल। लेकिन ये साइटोजेल किसी किसी सेल में होती है, हर सेल में नहीं होती। जैसे हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये होती है, उसके अलावा अमीबा में होती है ये। Chemical nature and metabolic role of cytoplasm. Cytoplasm is a translucent granular liquid. ट्रांसल्यूसेंट ऐसी चीज होती है जो थोड़ी सी कम शफाफ होती है, यानी उसमें से लाइट गुजरती तो है लेकिन थोड़ी कम गुजरती है। जैसे आप समझ लें कि खिड़की है, उसके शीशे के ऊपर धुंध आई हुई है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट है। और ग्रैनुलर यानी दाने दाने जैसा होता है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये दाने दाने जैसा होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं साइटोसोल। और ये साइटोसोल तकरीबन 90% तक वाटर पे कंसिस्ट होता है। और इस वाटर के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड होते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आइंस, ये सारे उस वाटर के अंदर मौजूद होते हैं और डिसॉल्व हुए पड़े होते हैं, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सेमी फ्लूइड। कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स, और ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। कोलाइडल यानी कि जो चीज़ डिसॉल्व ना हो बल्कि मिक्सचर की फॉर्म में हो, उसके पीसेस नजर आते हों। लाइट माइक्रोस्कोप से जब देखा तो पता चला कि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ लिक्विड पार्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर ग्रैनुलर पार्ट भी है, यानी कि ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं। इन ऑर्गेनल्स के अलावा उस साइटोप्लाज्म के अंदर टाइनी फिलामेंट्स यानी छोटे छोटे धागों का एक नेटवर्क भी है, जिनको माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। वो पूरे सेल में ना एक तरह का स्केलेटन की फॉर्म में मौजूद है, एक नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है। और वो क्या करती हैं, क्यों है, गिविंग रिजिडिटी टू सेल, सेल को मजबूती देते हैं, एंड हेल्प यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मूवमेंट। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर टफ टू बी अटैच्ड विद दिस साइटोस्केलेटन। और कुछ ऑर्गेनल्स भी इस साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म हर वक्त मूव करता रहता है, सेल के अंदर गोल गोल घूमता रहता है। साइटोप्लाज्म की इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। क्यों मूव करता है साइटोप्लाज्म? दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म, ताकि उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें हैं वो सेल के हर हिस्से तक बराबर बराबर पहुंच सकें। फिर आगे साइटोप्लाज्म के और फंक्शन लिखे हुए हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। जीन एक्सप्रेशन मतलब DNA का अपने आप को जाहिर करना। देखिए ना, हम कहते हैं सारी मालूमात DNA के अंदर है, तो DNA फिर उसको एक्सप्रेस भी करेगा ना। जैसे किसी के हेयर का कलर होना चाहिए ब्लैक, ये मालूमात उसके DNA में है, तो DNA जब उसके हेयर के कलर को ब्लैक करेगा
तो इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज इन वैक्यूल, ये सारे काम भी इसके अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स करके लिखी हुई है। द इलेबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स। इलेबोरेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स, वेल डेवलप्ड। ट्यूब लाइक सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा ट्यूब लाइक होता है, लिपोप्रोटीन्स का बना होता है यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन भी होते हैं, और चैनल्स यानी कि ट्यूब्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे इसके अंदर चैनल्स, खाने बने हुए हैं और उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ न्यूक्लियस होता है ना, देखिए उसके बिल्कुल पास से शुरू होता है और सेल मेम्ब्रेन तक मौजूद होता है, यानी कि समझ ले पूरे सेल में ही मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और इसकी ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो सारी आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, चैनल्स नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी, और इनके अंदर जो खाली जगह है उसको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, ए ग्रैन्युलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER भी कहते हैं, ग्रैन्युलेटेड या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER भी कहते हैं। जो रफ है उसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी देखें, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और जो स्मूथ होता है उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, उसकी सरफेस दिखने में बिल्कुल स्मूथ होती है। यूजुअली सेल कंटेन्स बोथ, आमतौर पर सेल के अंदर दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पाए जाते हैं। कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये डिपेंड करता है कि सेल ने कौन सा काम करना है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह का पाया जाता है, जैसे हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी जो हमारे आर्म्स के अंदर मसल हैं, उनके अंदर सेल होते हैं फाइब्रस सेल, उनके अंदर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, और उनका नाम है वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की और डिटेल पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं सारा सारा रीड नहीं करती, ऐसे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह हर पॉइंट। ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैवीली कोटेड होता है राइबोसोम से, यानी इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। टूवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेस, इसका क्या मतलब है, यानी कि बाहर बाहर वाली तरफ होते हैं। देखे ना, इसके अंदर फोल्डिंग्स हैं, तो मेम्ब्रेन का हिस्सा अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों तरफ है ना। लेकिन राइबोसोम्स अंदर नहीं मौजूद होंगे, वो बाहर की तरफ मौजूद होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादातर ऐसे सेल्स में होता है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन जब बनते हैं राइबोसोम्स में, तो फिर बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं, या फिर सेल से बाहर चले जाते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीज़ों को वेसिकल की फॉर्म में बनाता है, यानी जब कुछ बनाएगा ना तो उसके इर्द गिर्द एक पैकेजिंग भी लेकर आएगा। बहुत अच्छी पैकेजिंग नहीं होती वो, लेकिन बहरहाल होती तो है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, और ये स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। स्टीरॉयड लिपिड होता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इसके स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल, इन सारे सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स या और डिफरेंट तरह के स्टीरॉयड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को सपोर्ट भी देता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है।
फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो क्योंकि ये फ्रेमवर्क बना रहा है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जाल की फॉर्म में फैला हुआ है सारे सेल में, तो सपोर्ट देने का काम तो हो गया। राइबोसोम्स अटैच हो गए, प्रोटीन बनने में भी हेल्प हो गई। It also provides conducting pathways for import, export and intercellular circulation of various substances. ये चीज़ों को सेल के अंदर आने में, सेल से बाहर जाने में या सेल के अंदर ही मूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये जाल की फॉर्म में सारे सेल में फैला हुआ है, तो चीज़ें इस जाल की मदद से आसानी से इधर-उधर ट्रैवल कर लेती हैं। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ये हार्मफुल चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस चीज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये मतलब नहीं होता कि वो हार्मफुल है तो उसको हार्मफुल से हटा के उसको यूजफुल बना दें, बल्कि उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना, ताकि वो बॉडी से आराम से रिमूव हो सके। उसके अलावा ये कैल्शियम आयंस को स्टोर भी करता है, रिलीज भी करता है। ये लिपिड्स को भी बनाता है, गोल्जी अपैरेटस को भी बनाता है। गोल्जी अपैरेटस ये भी सेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनल है और इसको बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आगे लिखा हुआ है SER, यानी कि ये सारे काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम उसने कर लिया, स्टोरेज का काम उसने कर लिया, कैल्शियम आयंस को रिलीज करने का काम और स्टोर करने का काम उसने कर लिया, लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प कर ली। और गोल्जी अपैरेटस ये भी एक ऑर्गेनल है, इसकी फॉर्मेशन में, इन सब में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देमसेल्व्स। गोल्जी बॉडीज ये भी ऑर्गेनल है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वहां तक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाता है। अस्सलामु अलैकुम।